हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 फरवरी 2025 को जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, मैट्रिक परीक्षा 2025 का जो 21 फरवरी को साइंस विषय का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर के मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। इसमें कुल ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। जो ये सेट मैं बना के लाया हूँ मॉडल सेट, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन को मैं आंसर बताऊंगा उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं प्रश्नों की संख्या। पहला, यहाँ पर से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनके 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, याद रखिएगा। चलते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो याद रखिएगा, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो छाया बनता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण जो होते हैं उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f। तो क्या बोला? फोकस दूरी 1 मीटर और f हमेशा मीटर में होती है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो +1 डायोप्टर। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस होते हैं ना, उत्तल लेंस उसको उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन m बराबर क्या होता है? -v/u होता है। तो v क्या होता है? वस्तु ये प्रतिबिंब दूरी, u बराबर वस्तु दूरी होती है और m कट जाएगा तो ये मात्रक हीन हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42 होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो याद रखिएगा, एक अभिसारी लेंस हमेशा क्या बनाता है? अवतल लेंस। एक अभिसारी लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस सदैव क्या बनाता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना, याद रखिएगा, प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ पर जब प्रकाश पड़ती है इस पर, तो ये चारों तरफ छितराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चारों तरफ मुड़ने की, प्रकाश का चारों तरफ परावर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? ये प्राथमिक वर्ण के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर वायलेट होना चाहिए था, VOILET, वायलेट होना चाहिए था, या नहीं है। ये या रेड होना चाहिए था, रेड, ये भी रेड है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ संख्या होगी, ये राइट आंसर इसका इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं? प्राथमिक वर्ण हैं। प्रकाश में ये सब सारे रंग मौजूद होते हैं। प्राथमिक वर्ण जो होते हैं, प्राथमिक रंग जो होते हैं, ये रेड, हरा और नीला होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो रेटिना में होती हैं। रेटिना के बारे में याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का हमारी आँख में जब प्रतिबिंब बनती है,
वो रेटिना पर ही बनती है, रेटिना पर ही बनती है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं पर पूछ दिया जाता निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर पूछता, अगर दूर के जगह में निकट पूछता तो यहाँ पर अवतल लेंस हो जाता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है। दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? 1/16 सेकेंड के बराबर होती है। मतलब मनुष्य का आँख किसी वस्तु को देखता है तो उसके आँख में प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड तक बना हुआ रह जाता है। इसी के बारे में बात किया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल पर सेकेंड वाट के बराबर होता है। वाट बराबर डब्लू बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। मतलब 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटा तक लगातार बहने पर जितनी ऊर्जा खपत होती है वो 1 यूनिट के बराबर होती है, याद रखिएगा। 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। 1 किलोवाट बराबर होता है किसके? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होती है? तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए, तो क्या ऐसे जोड़ा जाना चाहिए? तो ये किस तरह का श्रेणी है? श्रेणी क्रम, या इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम ही बोलते हैं। R3 ये कहाँ तक जाएगा? .RN तक जाएगा। RN बराबर ये R1 तक जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। प्रतिरोधकों का मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ें, प्रतिरोधकों का मान अगर घटाना है तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम, घटाना है तो पार्श्व क्रम, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा नाइक्रोम के बने पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। ये नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26। टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था? तो भूमि सिंचाई, ये भी सही है, जलापूर्ति ये भी सही है, बिजली उत्पादन ये भी सही है। इनमें सभी राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। खिलौनों को किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो सूखा सेल, ड्राई सेल का इस्तेमाल किया जाता है। खिलौनों में ड्राई सेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, जल में विद्युत अपघटन पर कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो जल के विद्युत अपघटन करने पर जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं
कैथोड पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो कैथोड पर क्या होएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा ZnO अब उपचयित हो रहा है, ZnO उपचयित हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता Zn जिंक, जस्ता इसी को बोला जाता है, तनु HCl। तो इसको मिला देने के बाद क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में क्या है, हाइड्रोजन गैस। इसीलिए 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में कौन सा चूना जल को दूधिया कर देता है। तो याद रखिएगा, कौन सा चूना जल को दूधिया कर देता है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का एक उदाहरण है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, दंत मंजन प्रायः होता है। तो याद रखिएगा, दंत मंजन क्षारीय होते हैं, दंत मंजन जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हमारे दांतों में लगे हुए जो मैले होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं और हमें क्षारीय दंत मंजन का इस्तेमाल करने से वो उदासीन हो जाते हैं और हमारे दांतों से वो निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल नींबू में, एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दही में और चींटी के डंक में क्या पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH2। ये Hol2 OH है तो हाइड्रोक्साइड आयन है। जब हाइड्रोक्साइड आयन रहता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय ये नहीं है, ये भी क्षारीय नहीं है, ये हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग क्षारीय हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक क्षारीय है, तो इसीलिए 10.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, जस्ता का अयस्क है। बॉक्साइड एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। सिनेबार Hg का अयस्क है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का अयस्क है। जिंक बलेन जस्ता का अयस्क है, जिंक का अयस्क है। इसलिए यहाँ पर पूछा है ऑप्शन क्या, एक क्वेश्चन पूछा जस्ता का अयस्क है तो कौन सा हो जाएगा, ZnS जिंक बलेन। ZnS का सूत्र, जिंक बलेन का सूत्र होता है ZnS। ये जिंक का अयस्क है, जिंक बलेन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो वो धातु क्या होते हैं, सोना और चांदी होते हैं, जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलते हैं, बाकी किसी में नहीं घुलते हैं। HNO3 का एक अणु होता है और 3 अणु HCl का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। एक अणु नाइट्रिक अम्ल और 3 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड का मिल करके जो एक यौगिक बनता है, जिसको क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं इसको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो ये आयनिक यौगिक हैं, KCl भी, पोटेशियम क्लोराइड भी आयनिक यौगिक हैं, हाइड्रोजन साइनाइड भी आयनिक यौगिक है, ये सहसंयोजक यौगिक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम गैस है। हीलियम गैस क्या है, एक अक्रिय गैस है। हीलियम गैस एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस में सबसे पहला हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। लास्ट में एक गैस है ओजी-ओगेनसन। ये सारे गैस जो हैं ये क्या हैं, अक्रिय गैस के उदाहरण हैं। ये अक्रिय गैस हैं, ये किसी के साथ मिलते जुलते नहीं हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो याद रखिएगा हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन का सूत्र होता है। तो बेंजीन का सूत्र ये होता है C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी का सरल सूत्र पूछता तो CH होता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध होते हैं। हाइड्रोजन एक है और एक हाइड्रोजन है, दोनों मिला हुआ है, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बना हुआ है ये बंधन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं या एक आबंध होते हैं। एक आबंध होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक आबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या रासायनिक नाम क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना जल कहते हैं या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है CH3, ये एसिटल्डिहाइड का सूत्र है, याद रखिएगा ये एसिटल्डिहाइड का सूत्र है, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, एसिटिक एसिड का सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी में ग्लूकोज, पहला नंबर ऑप्शन में एसिटल्डिहाइड, सी नंबर ऑप्शन चीनी, डी नंबर ऑप्शन में एसिड का सूत्र है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो याद रखिएगा ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हैं। 44 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। तो याद रखिएगा जितने भी सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ये मीथेन, इसका नाम है मीथेन। याद रखिएगा CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। ये इथीन है, इथीन ENE है लास्ट में। उसके बाद ये एथेन है, ये एथेन का सूत्र है C2H6 एथेन कहलाता है। आगे बात करते हैं, ये भी प्रोपीन है, ये प्रोपेन है, प्रोपेन 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को सजाया था, अपने आवर्त सारणी को सजाया था, किसके अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन क्षार धातु हैं। तो याद रखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम क्या है, क्षार धातु हैं। मैग्नीशियम क्या है, क्षार धातु है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। बेरियम नहीं है, बोरोन भी नहीं है, ब्रोमीन क्या है, हैलोजन समूह का क्या है, सदस्य हैं ब्रोमीन। सबसे पहला होता है हैलोजन समूह का फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, नहीं पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टिटीन। तो याद रखिएगा हैलोजन समूह का सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। ये 28 होता है निकेल का, 28 होता है निकेल का। उसके बाद 29 होता है कॉपर का, ये 27 होता है लोहे का। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला सवाल, यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है। तो लोहे का परमाणु संख्या कितना, 27, 29 किसका, कॉपर का, 28 किसका, निकेल का, जिंक किसका, 30 का। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। कौन सा धातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो अधातु जो होते हैं कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जबकि धातु होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं।
धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, अधातु जो होता है विद्युत ऋणात्मक होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जानें दी थी? तो याद रखिएगा, रेनी नाम के एक गांव था राजस्थान में, जहां पर चिपको आंदोलन के दौरान कुछ महिलाएं ने पैरों से चिपककर अपनी जानें दे दी थी। तो जिस ग्राम का नाम आएगा तो याद रखिएगा रेनी। महिला राजस्थान की थी, एक रेनी नाम के गांव की महिला जो चिपको आंदोलन के दौरान पैरों को बचाने के लिए अपनी जानें दी थी। तो वो कौन सी गांव की थी? तो रेनी नाम का एक गांव था वहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? वनरोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, हरे पौधे का उगना, जैव विविधता। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसलिए 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। क्वेश्चन नंबर 53। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु का उपयोग में कमी, इनमें सभी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सौर सेल में हमेशा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, इसलिए सौर सेल में हमेशा सिलिकॉन का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस हैं? तो याद रखिएगा, मुख्य बायोगैस मीथेन को कहा जाता है। मीथेन एक बायोगैस का उदाहरण है। ये ब्यूटेन है, जो हमारे घर में एलपीजी होते हैं उसके प्रमुख अवयव हैं। एलपीजी उसके प्रमुख अवयव क्या होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इनामेल कहलाती है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इनामेल कहलाती है। इनामेल का खास बात यह है कि इनामेल हमारे शरीर में सबसे अधिक मजबूत जो पदार्थ होते हैं, सबसे अधिक कठोर होते हैं। हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनामेल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ इनामेल होता है। याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनामेल। और मनुष्य का जो दांत होता है या जानवरों का जो दांत होता है उसके सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ये काफ़ी कठोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अमाशय में पाई जाती हैं। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन आएगा यकृत में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यकृत क्या करते हैं? पित्ताशय को रखते हैं, जहाँ पर पित्त रस क्या होता है? इकट्ठा होता है। आगे बात करते हैं, अग्नाशय में क्या पाया जाता है? लैट पाया जाता है। अग्नाशय में क्या पाया जाता है? लैट। L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो याद रखिएगा, लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है। लाइपेज जो होते हैं वसा के पाचन में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, मतलब वसा को पचाने में ये काफ़ी भूमिका निभाते हैं लाइपेज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पित्तरस का रंग क्या होता है? तो पित्तरस का रंग क्या होता है? याद रखिएगा, पित्तरस का रंग क्या होता है? पीला होता है। पित्त रस का रंग क्या होता है? पीला होता है, हल्का हरा भी होता है। तो याद रखिएगा, पीला ज़्यादा होता है, इसीलिए पित्त रस का रंग क्या होता है? पीला होता है। याद रखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पौधों में श्वसन होता है तनाज के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, इनमें सभी। तो पौधों में श्वसन जो होता है ये सभी के द्वारा होते हैं, लेकिन पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं तो याद रखिएगा, हमेशा पत्ती में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा क्या होते हैं? अपना भोजन को बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो हरे पौधे श्वसन के दौरान किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, क्योंकि हरे पौधे रात में जब भोजन नहीं बनाते हैं, इसलिए रात में हमेशा सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप
4 एटीपी का निर्माण होता है, 4 एटीपी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 63, सामान्य डायस्टोलिक रक्त दाब होता है तो 80 mmHg पारे के दाब के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 64, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में अधिकतर पत्तियों के द्वारा होती है। तो याद रखिएगा, पत्ती के द्वारा होती है, इनमें सभी नहीं होगा यहाँ पर ऑप्शन, पत्तियों के द्वारा होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अधिकतर पत्तियों के द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65, अस्थि क्या है? सबसे पहले अस्थि तो एक पदार्थ भी है, एक उत्तक भी है, एक कोशिका भी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से उत्तक हो जाएगा। ये उत्तक मार के आगे बढ़ जाइएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। अपशिष्ट, पादप में अपशिष्ट जो होते हैं, कचरे पदार्थ जो होते हैं, कहाँ पर संचित रहते हैं? तो छाल में भी रहते हैं, कोशिका रिक्तिकाओं में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं, इनमें सभी में, सभी जगह होते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित पदार्थ कहाँ रहते हैं? तो इनमें सभी पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, कोशिका की रिक्तिकाओं में भी रहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विरिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। हमारे विरिक में कमोबेश 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, टेनिन हैं, गोंद हैं, रेजिन हैं, इनमें सभी, इसलिए 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो सेरिबरम होता है। स्मरण शक्ति, याददाश्त रखने की शक्ति और बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो होता है, ये सेरिबरम होता है। किसी बच्चे का अगर सेरिबरम कमज़ोर है, छोटा है, तो उसमें बच्चा मंद बुद्धि का होगा, याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? मतलब गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। मतलब पेड़ है, ये अधोगामी, ये नीचे की ओर जब बढ़ता है तो ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्री हार्मोन है। ये स्त्री हार्मोन क्या करते हैं? अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन। उसके बाद अगर पूछा जाए वृषण द्वारा क्या स्रावित होते हैं, तो याद रखिएगा, टेस्टेस्टेरोन स्रावित होते हैं। थायराइड द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं, थायराइड द्वारा। लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा, लैंगरहैंस की द्वीपिका किसको कहते हैं? अग्नाशय को ही कहते हैं। यहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो लैट, हम तो पहले ही बोले थे। उसके बाद अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, स्वपरागण निम्न में किन पौधों में होता है? स्वपरागण हमेशा क्या होता है? एक लिंगी पौधों उभयलिंगी पौधों में स्रावित होते हैं। उभयलिंगी, जिसमें स्त्री का भी गुण होता है जिस पौधों में, और पुरुष का भी गुण होता है, इसलिए उभयलिंगी पौधे कहलाते हैं। और उससे क्या होते हैं? उसमें क्या होते हैं? स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय की दीवार में क्या होते हैं? भ्रूण क्या होते हैं? विकास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फंडस नहीं होगा, एंडोमेट्रियम नहीं होगा, योनि नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय की दीवार में होता है। उसके बाद 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। शुक्रवाहिका पुरुष जननांग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो याद रखिएगा, मेंडल कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का था। मेंडल कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का था, जिसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर स्थित है?
तो जगत जो हैं ये सबसे ऊपरी पायदान पर उपस्थित हैं, जगत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है बैक्टीरिया, जीवाणु। उसके बाद कवक हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, मांसाहारी जीव को कहा जाता है। मांसाहारी जीव को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, प्राथमिक उपभोक्ता तो नहीं कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता नहीं कहा जाता है, तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। मांसाहारी जंतुओं को क्या कहा जाता है? तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है, तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10% अगली पोषी स्तर तक स्थानांतरित हो जाती है। तो ये था हमारा 40 आपको बनाना है। हम 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आंसर बताए हैं। इसमें से आपको 40 नंबर क्वेश्चन 40 को क्वेश्चन बनाना है, जो कि ये क्वेश्चन जो बताएं ये काफ़ी वीवीआई होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए याद रखिएगा। ये इसमें से किन्हीं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बनाना है आप लोगों को। और ये जो 80 क्वेश्चन था ये हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी मेथड से पूछे जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मालूम है कि 40 नंबर क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन है जैसे कि 78 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग जानते हैं, तो इसको टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। जिसका आंसर सही होगा उसको टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। जितना क्वेश्चन अगर पढ़ने के बाद पा जाते हैं तो उसको बना के आगे बढ़ जाइएगा, बनाते ही जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। याद रखिएगा आपको 40 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। आपको 40 में से 80 में से आपको 40 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। उसके बाद 24 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे जो 2 नंबरिया वाला होंगे, उसमें से किन्हीं 12 क्वेश्चन का ही आंसर करना है आपको। और 6 को क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से किन्हीं 3 ही ऑब्जेक्टिव बड़े लॉन्ग क्वेश्चन का ही आंसर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आया। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें और मेहनत तैयारी में लगे रहें। तब तक के लिए हमको अलविदा कहिए। नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से इसके आंसर, ये साइंस के 21 तारीख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर की लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।